नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और अमित शाह भारत में डर का चेहरा और भय का अवतार है। ये जो नैरेटिव है पश्चिम से इस समय जब चुनाव 2024 का बिल्कुल अपने परवाज पर है, तब लगातार कुछ न कुछ तत्वों की तरफ से और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की तरफ से बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार कोई भी हो, उसके अच्छे और बुरे कामों पर प्रश्न उठाए जाते हैं, उनकी सराहना की जाती है और अगर लोकतंत्र खतरे में नजर आता है तो वहां की जनता, वहां के नेता उसका जवाब देते हैं। लेकिन यहां की जनता और यहां के नेताओं से ज्यादा पश्चिम से किस तरीके से एक नैरेटिव चलता है और उसके इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स घुमाने की कोशिश की जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये आर्टिकल जो इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, द गार्डियन का। पहले ध्रुव राठी जैसा एक यूट्यूबर जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम करता हुआ कई बार प्रूफ हो चुका है, वो बताता है किस तरीके से भारत में तानाशाही आने वाली है। शराब घोटाले में जब आम आदमी पार्टी आकंठ डूबती नजर आती है तो वो भारत में तानाशाही का एक इस तरीके का नैरेटिव बनाता है कि लोग अंदर जाएंगे, लोग अंदर जाते तो कहता तानाशाही आ गई। अब जब चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है तो नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त और निश्चित तौर पर भारत की सियासत में दूसरा सबसे ताकतवर चेहरा, सबसे प्रभावी चेहरा जब अमित शाह हैं तो उनके ऊपर इस तरीके के प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रश्न उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम जो बड़े मीडिया घराने हैं, विदेश के भी, वो भी सवाल उठाते हैं, लेकिन जरा टाइमिंग और किस तरीके से ये शब्दों का चयन होता है। तड़ी पार इस शब्द का चयन होता है। द गार्डियन जो ब्रिटेन की जो एक अखबार है, अभी इसी अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी, क्या आपको याद है कि राव कैसे जो है पाकिस्तान में और पीओके में तमाम गतिविधियां करा रहा है और भारत के जो दुश्मन है वो एक एक करके निपटते चले जा रहे हैं। उसके लिए उसने पूरे भारत पर सवाल उठा दिया था। इससे पहले और भी तमाम इस तरीके की खबरें आई, लेकिन जरा अमित शाह को टारगेट करने के मायने समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनके सबसे विश्वस्त हैं। और ये इस रिपोर्ट में अतुल देव नाम के एक जो जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं पुलित्जर पुरस्कार, मतलब अगर मैं कहूँ ना कि गैंग ऑफ वासेपुर है जैसे, तो गैंग ऑफ पुलित्जर अवार्ड का एक ऐसा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो भारत में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सत्ता में कोई भी दल होता है और अगर वो भारत के लिए कुछ बेहतर करता दिखाई पड़ता है तो उसको हतोत्साहित करने के लिए इस तरीके की जो पश्चिमी साजिशें हैं वो आती रही हैं। ये बात धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट होती चली जाएगी और थोड़ा सा आपको जो है नेपथ्य यानी बैक में भी थोड़ा सा आपको इतिहास में भी जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो अमित शाह को किस तरीके से टारगेट किया गया है वो देखने वाली बात है। अतुल देव लिखते हैं कि कैसे 40 सालों से नरेंद्र मोदी के वो विश्वस्त है, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की और इसके बाद आपको याद होगा सोहराबुद्दीन शेख, एक क्रिमिनल जिसके पास AK-47 94 में मिली थी, लेकिन उसको यहाँ पर ये बताया जाता है किस तरीके से उसको उसकी पत्नी से अलग कर दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, मतलब एनकाउंटर नहीं, हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से अमित शाह को उसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि कैसे अमित शाह लगातार गुजरात के दंगे जो 2002 के हुए थे उसके बाद हिंदू वोटों को एक करने का काम करते हैं। और ब्रिटेन की रिपोर्ट और भारत की वो रिपोर्ट जिसका अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है, पता नहीं कहां कहा गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी को उन दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इस रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख किया जाता है। और खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट 2002 के मामले में पूरी तरीके से सब कुछ बरी कर चुका है। ब्रिटेन की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है उसका भी कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, कहीं कोई संस्था इस तरीके की बात कर देती है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार देश इस तरीके की बात नहीं करता, लेकिन अतुल देव उस पर भी बात करते हैं। अब जरा ये सोचने और समझने की बात है कि आखिर इसके पीछे डिजाइन। इस रिपोर्ट में एक चीज का और उल्लेख किया गया, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो रिपोर्ट ये रिपोर्ट ये कहती है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही और इस बार वो ज्यादा ताकतवर होंगे और उसमें अमित शाह की भूमिका और बड़ी होगी। खास बात है, जरा आप ध्यान करिए कि अभी कुछ दिन पहले जेल से शराब घोटाले पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बाहर आए
वो अलग बात है। इस समय वो अपनी एक समस्या में फंस गए हैं। उनकी एक बहुत खासम खास जो हैं, जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ये सब पूरा मामला चल ही रहा होता है, तो उसके बीच में एक ये रिपोर्ट आ जाती है। मैंने कहा ना आपको कि ध्रुव राठी की रिपोर्ट तब आती है जब शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर शिकंजा तमाम एजेंसियां कस रही होती हैं। और उसके बाद इसी रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है, जस्टिस लोया की मौत को भी संदिग्ध तरीके से दिखाया गया। बीच बीच में सवाल उठते रहे, लेकिन इस पे इस तरीके से दिखाया गया कैसे हिंदुस्तान में सब कुछ चल रहा, और जो कुछ कर रहे हैं वो दाहिने हाथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमित शाह। मतलब इसमें एक चीज स्पष्ट है, हिंदुत्व का एक बिल्कुल कट्टर और बहुत ही मुखर चेहरा है अमित शाह के बारे में। और आगे लिखा जाता है इस रिपोर्ट में कि पत्रकार भी उनसे बात करने में डरते हैं, कोई सवाल उनसे नहीं पूछता है, और वो जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो अपने तरीके से चीजें कराते हैं, और वो आगे और करेंगे जब तीसरी बार सरकार आ जाएगी। इसके पीछे निहितार्थ ये बताए जाते हैं। तो अभी किसको डराया जा रहा है, किसको जताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है। खास बात है कि अतुल देव वही हैं, इन्होंने पहले अल जजीरा आप जानते ही किस तरीके से जो है वो कतर का जो चैनल, उसने कैसे जो है पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। और अभी आपको याद होगा कि इजराइल ने उसको जो है धराशायी भी कर दिया, उसका जो एक ऑफिस था उसको धराशायी भी कर दिया, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे। खैर अलग बात है वो, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप आ जाती है। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी आने वाले, ये बात गार्जियन भी कह रहा है, और गार्जियन ये मान रहा है कि वो आ रहे हैं तो ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह पर जो है प्रहार है, इसके जरा मायने समझने की कोशिश करिए। खासतौर से ये जो अतुल देव हैं या ध्रुव राठी हैं, ये जो पूरा जो इकोसिस्टम काम करता है, और हिंदुस्तान में इन्हीं के जो एक तरीके के और विद्रूप संस्करण तमाम पैदा हो गए, तमाम यूट्यूबर्स और तमाम फ्रीलांसर, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, पत्रकार का काम है कि वो सवाल उठाए, बात करे, लेकिन जरा इस नरेशन को, इस इकोसिस्टम को समझने की जरूरत इसलिए ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि उसमें भारत की प्रगति बाधित करने की जो साजिशें होती हैं समय समय पर, वो तब होती है जब सरकार मजबूत चल रही होती, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जब कठिन फैसले ले रही होती है, और दुनिया के जो तमाम सो कॉल्ड दादा होते हैं उनकी दादागिरी नहीं चलने देती है। अमेरिका अगर वो बात करता है तो वो कहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए सस्ता पेट्रोल रशिया से लेंगे। और इस तरीके की जब डिप्लोमेसी होती है तो निश्चित तौर पर भारत का जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी भर रहा होता है, तमाम लोगों को राशन भी मिल रहा होता है, तमाम लाभार्थी योजनाएं भी चल रही होती है। लेकिन डिक्टेटरशिप तब आ जाती है यहां पर जब चुनाव आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस चीज को जरा समझने की जरूरत है कि कैसे नरेंद्र मोदी पर पहले सवाल उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो सबसे ताकतवर चेहरा उनके बाद माना जाता है, और जो उनकी योजनाओं को या उनकी रणनीति को या उनकी मंशा को जो अंजाम तक पहुंचाने में वो कामयाब होता है। इसमें दरअसल 370 और 35 से जब से कश्मीर से हटा है तब से तमाम जो विदेशी संस्थाएं हैं और उनके जो पाले हुए सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के नाम पे गुर्गे हैं, वो बहुत ज्यादा बेचैन हैं, और वो लगातार इस तरीके की चीजें बीच बीच में उठाकर करते रहते हैं, जिससे नैरेटिव बदले और जो मुद्दा चल रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाए। अब नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह पर टारगेट करना और साथ में हिंदुत्व से जुड़ी हुई कोई चीज हो, भाई साहब फिर क्या कहने। सैफरन रंग, अगर उस पर आप चेहरा देखेंगे तो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो जो कैरावन मैगजीन है उसमें भी अतुल देव काम करते थे, तो उसमें भी उनका फोटो इस तरीके से दिखाया गया कि जो रीन ऑफ टेरर, मतलब आतंक का साम्राज्य, गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति। तो ये जरा ऑप्टिक्स समझिए, इसके पीछे डिजाइन समझिए, साजिश समझिए। वो उसके बाद जैसे ही अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सख्त फैसले हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए जब आगे बढ़ते चले आते हैं तो उनके ऊपर टारगेट किया जाता है। इसका उद्देश्य आप समझिए ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है, और इसमें इस तरीके का माहौल बनाना है कि कोई भी जो राजनेता है वो कठिन फैसले ना ले पाए। वो अलग बात है कि मोदी और शाह की ये जोड़ी जिस तरीके से फैसले ले रही, तमाम मौकों पर कूटनीति के मद्देनजर 2 कदम 4 कदम पीछे जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी छलांग होती है वो बिल्कुल अलग किस्म की होती है। क्योंकि देखिए, हर देश को अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए उसको मैंडेट मिलता है, और ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह भली भांति समझते हैं, और ये बेचैनी लगातार
बढ़ती जा रही है तमाम लोगों में। और ये जो गार्जियन की रिपोर्ट है, इसके जो तमाम, अगर आप ये देखेंगे, जो 8000 वर्ड का जो पूरा आर्टिकल लिखा गया है, उसमें जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की गई है हिंदुस्तान के गृह मंत्री के लिए, वो भी अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। ये पत्रकारिता के कौन से मानदंड हैं जिनके तहत ये खबर छापी गई है, इस खबर को भी देखने की जरूरत है। ध्रुव राठी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और उनके जो विद्रूप संस्करण यहां से तमाम चैनलों से निकल कर जो अपनी मठाधीशी चलाते रहे हैं, उन्होंने भी किस तरीके का ये पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया था, एक इस तरीके का इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हो रहा है, यानी विपक्षी दल है, तो उस पर उनको कुछ बुरा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आपको वाकई भारत में कहीं कुछ अत्याचार अनाचार होता दिखाई पड़ता, रिपोर्ट करिए। विदेशी पत्रकारों को भी ये करने का हक है, मतलब भारतीय मूल के चाहे पत्रकार हो चाहे विदेश के पत्रकार हो, लेकिन कहीं तो कोई रेशनल, कहीं तो कोई प्रासंगिकता उस विषय की होनी चाहिए, कहीं तो उसमें कोई संतुलन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। सीधे एक उद्देश्य के तहत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, पहले डिक्टेटरशिप, फिर ये जो है किस तरीके से डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा आया है, ये इस पे चर्चा आपसे करना इसलिए जरूरी था क्योंकि समय समय पर होता क्या है कि इस तरीके से आपके दिमाग में कुछ चीजें डाली जाती हैं, और हमारे जो घरेलू जो राजनीति है उसमें जो तमाम जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका एक काम है कि वो सवाल उठाएं और अपनी राजनीति करें। लेकिन जब बाहर से इस तरीके का माहौल बनाकर जब भारत की प्रगति बाधित करने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित तौर पर एक भारतवासी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते इसका प्रतिकार आवश्यक हो जाता है। और बुलंद भारत टीवी अपनी इस जिम्मेदारी को समझता है, और इस मुद्दे पर आपको और भी कुछ पहलुओं से अवगत कराऊंगा जल्दी ही, और पूरे सीक्वेंस के साथ में, एक एक तथ्य के साथ बारीकी से इनकी पोल खोली जाएगी। आप देखते रहिए बुलंद भारत टीवी। मैं राजकिशोर, फिलहाल दीजिए मुझे आज्ञा। ताकत आपकी।